सही किया, बहुत सही किया। गंदा काम करने वाले हैं सबको जिंदगी भर को याद आ जाएगा। अतीक का आतंकी कनेक्शन बेहद खास पेशकश के साथ आपके बीच उपस्थित हो चुकी हूं मैं। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और बहुत विशेष इसलिए इसे कहा जा रहा है क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफियाओं को, आतंकियों को, दुर्दांत अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का प्रण लेते हैं और इधर माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद अहमद और गुलाम की एनकाउंटर में उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया और इधर अतीक अहमद को 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर ले लिया गया। लेकिन इस रिमांड के दौरान अतीक अहमद ने जो खुलासा किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल अतीक का आतंकी कनेक्शन सामने आया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अतीक से पूछताछ में ये सीधे तौर पर पता चला है कि दरअसल अतीक अहमद पाकिस्तान में बैठे हुए भारत के दुश्मनों के साथ संपर्क में था। अतीक भारत के सबसे बड़े दुश्मन आईएसआई, लश्कर और दाऊद इब्राहिम अबू सलीम जैसे लोगों के संपर्क में था। अतीक दरअसल पाकिस्तान में बैठे आकाओं के माध्यम से हथियारों की सप्लाई में संलिप्त था। हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान से होती थी। ये पंजाब के में ड्रोन के जरिए इन हथियारों को अपने पास लेता था और इन्हीं हथियारों को फिर जम्मू कश्मीर में फैले हुए आतंकवाद को आधार देने के लिए आतंकियों तक पहुंचाया जाता था। इतना ही नहीं, ये वो सोफिस्टिकेटेड हथियार थे जिसकी डिमांड खुद अतीक अहमद भी करता था। और आपने देखा कि असद के हाथ में, गुलाम के हाथ में एनकाउंटर के दौरान जो तमंचे देखे गए, जो हथियार देखे गए, वो दरअसल बहुत सोफिस्टिकेटेड थे, हाईटेक थे और ये कहा जा रहा था कि आसानी से मिलने वाले हथियार नहीं है। तो इस खुलासे ने इस तरफ भी एक मुहर लगा दी है कि किस तरह से अतीक आतंकी कनेक्शन के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकियों के साथ मिलकर भारत की शांति को भंग करने का एक बड़ा षड्यंत्र रच रहा था। किस तरह से पाकिस्तान में बैठे हुए आका अब स्थानीय माफियाओं को अपना मोहरा बनाकर उनके साथ साठगांठ करके भारत की शांति को भंग करने की बड़े प्रयास कर रहे थे। बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था। खुलासा अभी और होना बाकी है क्योंकि इस पूरे प्रकरण में अब केवल पुलिस ही नहीं बल्कि एटीएसपी पूछताछ के लिए एक सवालों की लंबी फहरिस्त लेकर आतंकी अब अतीक के सामने होगी। अतीक से वो सवाल पूछे जाएंगे जो धीरे धीरे खुलासा करेंगे कि अभी आतंकी कनेक्शन जो सामने आया है इसमें आधार देने वाले वो कौन से और लोग हैं जो भारत में छिपे बैठे हुए हैं। उनकी धरपकड़ भी शुरू होगी। ये तमाम सवाल जानने की कोशिश किए जाएंगे, सवालों के जवाब जानने की कोशिश किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश की जाएगी कि एक तरफ तो माफिया का खात्मा हो रहा है, माफियाओं का एनकाउंटर हो रहा है, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी इतनी टेंशन में क्यों है। एनकाउंटर होता है, एक्शन लिया जाता है माफिया पर, लेकिन क्यों टेंशन में आ जाती हैं विपक्षी पार्टियां। इस पर भी होंगे सवाल जवाब के सिलसिले को हम शुरू करें उससे पहले आइए देख लेते हैं आज की ये टीजर रिपोर्ट। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। योगी राज में माफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाए जाने का काम तेजी से चल रहा है। असद और गुलाम का एनकाउंटर कर दिया गया, अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया गया। जी हाँ, अतीक अब खुद मिट्टी में मिलने को तैयार हो गया है। वो अब पुलिस को फर सब कुछ बताने लगा है। अतीक ने कबूल कर लिया है कि उसने ही जेल में बैठकर उमेश पाल की हत्या की साजिश रची थी। गुरुवार को कोर्ट में पेश की गई रिमांड कॉपी के अनुसार अतीक ने पत्नी शाइस्ता से मुलाकात के दौरान नए मोबाइल फोन और सिम मुहैया करवाने को बोला था और उस सरकारी आदमी का नाम भी बताया था जिसके हाथों से मोबाइल और सिम जेल के अंदर पहुंचने थे। इसके साथ ही जेल में बंद अशरफ को भी मोबाइल और सिम मुहैया करवाए गए थे, जिसके बाद रची गई एक साजिश जिसका अंजाम था उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या। इतना ही नहीं, अब अतीक के अंडरवर्ल्ड रिश्तों का भी खुलासा हो गया है। अतीक अहमद ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और कई आतंकी संगठनों से अपने संबंध कबूल लिए हैं। साथ ही पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि अतीक पाकिस्तान से हथियारों की खेप मांगता था।
अतीक अहमद के पाकिस्तान कनेक्शन ने इस मामले को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। पाकिस्तान में बैठे भारत के दुश्मन सीमा पार आतंकवाद फैलाने के लिए स्थानीय माफियाओं का सहारा ले रहे हैं। अभी तक तो वो कश्मीर और सीमा से लगे इलाकों में दहशत फैलाया करते थे, लेकिन अब वो भारत की अंदरूनी जड़ों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। पूछताछ में माफिया अतीक अहमद से पाकिस्तान से हथियार सप्लाई किए जाने का चौंकाने वाला खुलासा हुआ, तो इस जानकारी के सामने आने के बाद एटीएस की टीम भी अपने हिस्से के सवाल लेकर प्रयागराज पहुंची हुई है। अतीक ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार सप्लाई किए जाने का खुलासा किया है। माफिया पाकिस्तान में बैठे भारत के दुश्मनों के संपर्क में था। ये हथियार बड़े ही सुनियोजित तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके भारत भेजे जाते थे। सप्लायर ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से पंजाब में हथियार गिराया करते थे, जहां से अतीक के गैंग के सदस्य इन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया करते थे। इतना ही नहीं, अतीक से पूछताछ में ये पता चला है कि उसके संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से है। वो पाकिस्तान के जरिए बॉर्डर के पास पंजाब में गिराए गए हथियारों की डिलीवरी लेता था। पूछताछ में अतीक ने स्वीकार किया है कि यही हथियार जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भेजे जाते थे। उन्हीं हथियारों की डिमांड भी वो भी करता था। इस संबंध में अतीक से लगातार पूछताछ जारी है कि किस तरह के हथियार वो मंगवाया करते थे, किन लोगों के जरिए हथियारों की डील हुई और इस पूरे सौदे में कौन कौन लोग शामिल थे। ये वो सवाल है जिनके जवाब आने वाले समय में माफिया अतीक अहमद दे सकता है। वहीं दूसरी ओर गुलाम की मां को अब अपने बेटे की गलती नजर आने लगी है और वो साफ कह रही है कि हम शव लेने नहीं जाएंगे। उसने गलत किया जिसकी सजा उसे मिली। सही किया है, बहुत सही किया, क्योंकि बिल्कुल सब क्या पोजीशन है आपको? सब जितने गंदा काम करने वाले हैं सबको जिंदगी भर को याद आ जाएगा। यूपी पुलिस अब अतीक अहमद के हर राज को खंगाल रही है। माफिया अतीक अहमद के दिन अब लग गए हैं, जिसका पूरे सूबे में डंका बजता था। वो अतीक अपने बेटे के जनाजे में शामिल होने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन उसे साफ शब्दों में कह दिया गया है, नो मीन्स नो। 1979 में पहला कत्ल करने वाले अतीक को अंदाजा भी नहीं हो रहा होगा कि जिस असद को वो अपने जराइम की सल्तनत की कमान सौंपना चाहता था, उसका सफर 2 गज जमीन में दफन होकर पूरा होगा। हेमंत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर हैं। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का इस विलाप के पीछे तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि चूंकि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपराधियों को जन्म दिया था, इन माफियाओं को पाल पोस कर बड़ा किया था, तो एक माँ का बेटा कितना भी बड़ा अपराधी हो, यदि उसको मारा जाता है तो स्वाभाविक है उसको बुरा लगता है। उत्तर प्रदेश में माफिया राज का सफाया हो गया है। जितने भी संगठित माफिया गिरोह थे उनको हमने समाप्त कर दिया है। ओबीसी जो बोलते हैं वो खाली एक मुस्लिमों की बात करते हैं। वो जिस भाईचारे की बात करते हैं उसमें भाई मुसलमान है और चारा हिंदू होता है उसके अंदर। तो एनकाउंटर पर सवाल होकर सियासी उबाल हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि अगर अतीक का आतंकी कनेक्शन सामने आ रहा है तो ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है, ये देश के राजनीतिक दलों के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे और आपके लिए, देश की जनता के लिए जिसका हवाला राजनीतिक पार्टियां देती हैं, उनके लिए अच्छा नहीं है। इन सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ पैनल में जो अतिथि जुड़ चुके हैं, अब उनका आपसे परिचय कराती हूँ। स्वागत करती हूँ। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं प्रवक्ता सतीश लखेड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आज हैं प्रमोद त्यागी जी। प्रमोद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ फॉर्मर एसीपी वेद भूषण शर्मा जी भी हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप तीनों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करूंगी। तो अतीक का आतंकी कनेक्शन है, उसके बाद ही एक बड़ा एक्शन है और इन सब के बीच विपक्ष की टेंशन है। क्या है ये पूरा मसला, किस तरीके से राजनीतिक उबाले आई, ये सब कुछ जानने समझने की कोशिश करते हैं। पैनलिस्ट के पास चलते हुए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेने की कोशिश करते हैं। सतीश लखेड़ा साहब हमारे साथ हैं। सतीश जी, आप लोग पीठ थपथपा रहे हैं यूपी एसटीएफ की,
और इसमें कोई दो राय नहीं है। कल से लेकर आज तक हमने भी कई ऐसी तस्वीरें देखी है कि जनता में खुशी का माहौल है, जनता संतुष्ट नजर आ रही है, इसे न्याय कह रही है। खुद गुलाम की मां ये मांग रही है कि जो गलत करेगा उसकी सजा यही होगी। बावजूद इसके 7 ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सतीश जी, उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने 2017 से अब तक लगभग 10,000 11,000 कार्रवाई की, इनकाउंटर किए, मुठभेड़ें की हैं, जिसमें 23,000 लगभग अपराधी गिरफ्तार हुए, 5,000 से ज़्यादा घायल हुए, जिसमें 183 को ऊपर पहुंचा दिया गया और 1,000 से अलग लगभग 1,500 के लगभग हमारे पुलिसकर्मी घायल हुए और 13 पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश में शांति की स्थापना के लिए शहीद हुए। और विषय किसका है? एक ऐसे केवल माफिया, कब्जे करने वाला या संगठित अपराध करने वाला या भूमि कब्जाने करने वाला, किडनैप करने वाले व्यक्ति का नहीं है, जो भारत के एक दुर्दांत आतंकी की श्रेणी में है, जो हथियार लाता था भारत में, और उन हथियारों का उपयोग किस पे होगा? हमारे सैन्य बलों पे होगा, भारत के नागरिकों पे होगा। वो कबूल चुका है। इसके बावजूद अगर कोई लोग छाती पीट रहे हैं, उसके समर्थन में आ रहे हैं, उसके धर्म के आधार पर तुष्टीकरण कह रहे हैं, तो इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाई हुई है उसमें दूसरे धर्मों के भी लोग गए हैं। इसलिए ये कहने का कोई तर्क नहीं बनता है। जिन लोगों ने उनको विधायक बनाया, जिन्होंने उसे सांसद बनाया, जिसके कहने पर वो फोन से छूट जाता था, जो डिक्टेट करता था ब्यूरोक्रेसी को और पुलिस के अधिकारियों को, आज शांति हुई है। और ठीक है, उसको तो आंसू आएंगे, उसका बेटा गया है, जिसको उसने कहा था शेर का बच्चा है, उसने जराइम की दुनिया में झोंका था, उसने अपराध करना सिखाया था, सीसीटीवी में दिख रहा है वो अपराध करता हुआ। मगर कई लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये सहानुभूति का कारण क्या है? जो आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि गोली के बदले गोली की जरूरत नहीं होती है, कानून भी कुछ होता है, कानून सम्मत कार्रवाई की दुहाई बार बार दी जा रही है राजनीतिक दलों की तरफ से। जरूर ये कानून की भाषा में होता होगा, मगर सामने से अगर पुलिस बल पर कोई गोली चला रहा है तो संविधान, नियम, कानून परिस्थितियों से अपने आत्मरक्षा का अधिकार देती हैं। और जो ये 13 लोग शहीद हुए हैं वो कैसे गए? वो इन्हीं अपराधियों के गोलियों से वो शहीद हुए। आज उनके परिवारों में मातम है। इसलिए कोई भी कारण, कोई भी ऐसा आधार नहीं बनता है अतीक अहमद के लिए कि उसको डिफेंड कर सके ऐसे आतंकी व्यक्ति के लिए। वो केवल अब इससे गुंडा नहीं है, जो उसकी स्वीकारोक्ति है वो देश का एक बड़ा दुर्दांत आतंकी है। ठीक है प्रमोद जी, एक ऐसे माफिया के लिए जो सीधे सीधे खुद ये स्वीकार कर रहा है कि उसका आतंकी कनेक्शन है, जो ये स्वीकार कर रहा है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, वो जो स्वीकार कर रहा है कि पाकिस्तान से भेजे गए हथियारों की सप्लाई वो कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए कर रहा था, जब खुद वो शख्स, वो माफिया, वो दुर्दांत अपराधी अपना गुनाह कबूल कर रहा है, तो फिर ऐसे में राजनीतिक पार्टियों का ये प्रलाप, इसके क्या मायने निकाले जाए? प्रमोद जी, आप अपनी बात कह चुकी, मेरी सुन लें। जी, मैंने आपकी बात सुनने के लिए आपसे प्रश्न किया है। जी बताइए। हाँ, मैं तो भारत में संविधान है, कानून है, पुलिस ऑफिसर भी रिटायर यहाँ बैठे हैं, मुझे नहीं पता वो किस विचारों के हैं। मीडिया ट्रायल तब से होने लगा हमारे देश में, और जो प्रोविजंस एविडेंस एक्ट के हैं, सीआरपीसी के हैं, उन्हें फॉलो नहीं होते हैं, तब से ये स्थिति बनी है। मैं अतीक अहमद का कोई गवाह, उनके पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। गलत है तो गलत का परिणाम भुगतना पड़ेगा, लेकिन एक तरीका होता है। जब कानून सम्मत राज है तो कानून का पालन होना चाहिए। आपने जो बहुत बात बताई है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूं, एविडेंस आईपीसी की वकालत की है। मुझे नहीं पता लगता कि बिफोर पुलिस स्टेटमेंट के लीगली मायने क्या है। मैं जो आप बता रही हैं उनसे संबंध रहे, मैं उनको नकार नहीं होंगे, लेकिन पुलिस के सामने स्टेटमेंट बोलो किसका। मेयर आप पुलिस के सामने पहुंच जाएंगे तो पुलिस तो जैसे चाहे स्टेट 161 में अब साइन की भी जरूरत नहीं है लीगली, तो 162 से बार करते हैं, अगर आपने सब चीजें पढ़ी हो या समझी हो। क्योंकि कानून की बात करने से पहले एंकर को भी सबको जानकारी लीगली होनी चाहिए। अब हो सकता है वो सारी बात सत्य में, लेकिन उसका रास्ता ये है, एक लंबी फहरिस्त है उत्तर प्रदेश में। मैं नहीं कह रहा हूं,
नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो जो अमित शाह जी के अधीन है, पहले राजनाथ सिंह जी के अधीन था, उनके आंकड़े उठा लीजिए, सपा के नहीं है, वो सरकार के हैं। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़े हैं, लैंगिक हैं। आप बार बार मीडिया के जरिए घोषणा कराते हैं घटे हैं, गलत बात है। दूसरी बात, एक लंबी लिस्ट दी थी हमने, क्या एक खासी तक वर्ग के लोग ही अपराध करते हैं? एक लंबी लिस्ट आप कहें, मैं नाम ले दूंगा उनके, अपराधी हो। देश जो कर रहा है, देश से जो गद्दारी कर रहा है, लेकिन उसका कानून का एक तरीका होता है। ठीक है प्रमोद जी, वो तरीका नहीं अपनाएंगे। ठीक है, मैंने ओपनिंग रिमार्क के लिए आपको पूरे 1.5 मिनट दिए, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि आप लोग को बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन 1.5 मिनट मैंने सतीश जी को भी दिए थे, 1.5 मिनट आपको भी दिए। अब मेरा आपसे प्रश्न है, 2 बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने सबसे पहले मीडिया ट्रायल की बात की, आपने एंकर की जानकारी की बात कर दी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, विपक्षियों को यह अधिकार किसने दिया है कि वो पॉलिटिकल ट्रायल करने लग जाए, बिफोर किसी भी रिपोर्ट के आने से पहले ही इस एनकाउंटर पर क्वेश्चन खड़ा किया जाने लगा? अरे रिपोर्ट तो आने देते आप लोग भी, किसी भी चीज के लिए एक रिपोर्ट होती है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि आपने कहा कि आप कानून की भाषा में चीजों को समझाएंगे, तो क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि जिस एनकाउंटर के आपको आप लोग फेक कह रहे हैं, उस फेक कहने के पीछे का आधार क्या है? आप ही बता दीजिए, आप थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करवा दीजिए। वो आधार क्या है जिसके आधार पर बार बार राजनीतिक पार्टियां ऐसे दुर्दांत आतंकियों के खात्मे पर सवाल खड़ा करती हैं? आधार बताइए मुझे, क्योंकि बाकी जानकारी तो ज्यादा बेहतर फॉर्मर एसीपी वेदभूषण जी बैठे हुए हैं, वो ज्यादा जानकारी देंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे जरा आधार जानना चाहती हूँ। उत्तर तो सुन लें। हाँ सर, बताइए प्लीज। कहावत हमारे देहात में, चोर की आप ये सुनने को तैयार नहीं है। किसने कहा फेक एनकाउंटर है? आप अपने आप राय दे रही। मैंने कहा कि जितने दुर्दांत लोग हैं, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी एनकाउंटर पे किस आधार पर सवाल उठाया जा रहा है? किस आधार पर सवाल उठाया जा रहा है? आप चोर की दाढ़ी में तिनका कहेंगे तो मैं फिर कहूंगी मुंह में राम बगल में छुरी। ये आधार बना रखा है विपक्षियों ने। आप कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, व्यवहार कुछ और हो रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ऐसे एनकाउंटर फेक, खराब लोगों का खात्मा होना चाहिए, दूसरी तरफ आप लोग एनकाउंटर को लेकर सवाल कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं। आप लोग खुद बहुत कंफ्यूज्ड हैं सर। हमारे ऊपर आरोप लगाकर, मीडिया के ऊपर आरोप लगाकर, अगर आप ये कहने की कोशिश करते हैं कि ऐसे आतंकियों का स्थान है सभ्य समाज में, तो आई एम सॉरी, ये बहुत ही चौंकाने वाला है और हास्यास्पद है। आपको पता है कि कल जब आतंकी अतीक अहमद को 5 दिनों की रिमांड दी गई, जब असद का एनकाउंटर हुआ, मैं प्रयागराज से आती हूँ, सुन लीजिए, आपसे बहुत देर से आपसे ज्ञान ले रही हूँ। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं प्रयागराज से आती हूँ और मैंने वहां के लोगों के चेहरे पर वो संतोष देखा है, मैंने वहां के लोगों के चेहरों पर वो खुशी देखी है। मैंने खुद पर्सनली कुछ लोगों से बात की है, वो बहुत सेटिस्फाइड है, क्योंकि उस जराइम का, उस दुनिया का खात्मा हुआ है जिसमें सिर्फ डर था, खौफ था, दहशत थी। अब आपको पॉलिटिक्स करना है तो सर आप पॉलिटिक्स करते रहिए, लेकिन ऐसे एनकाउंटर पर न केवल ऐसे एनकाउंटर को पॉलिटिकली देखना चाहिए, न ही किसी तरीके से धार्मिक तरह से देखना चाहिए। ये क्रिमिनल थे, क्रिमिनल्स को लेकर क्रिमिनल, अगर अब आप बार बार कह रहे हैं कि आप वकील हैं, तो उस आधार पर प्रस्तुतिकरण और आप लोगों का रिस्पॉन्ड आना चाहिए था। एनीवेज, आपने बहुत सारी बातें कही। सतीश लखेरा जी भारतीय जनता पार्टी से जल्दी से कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, फिर मैं वेदभूषण जी के पास जाती हूँ। सतीश जी, आप समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, वो अपने को अधिवक्ता बता रहे हैं। अधिवक्ता पेशे से हैं, वो देश के नागरिक भी हैं। इस देश में अमन चैन कायम करने में एक नागरिक की भूमिका भी होती है, और इस देश के आंदोलन में बहुत सारे लोग जो बैरिस्टर होते थे, उन्होंने अपनी डिग्रियां जला दी और आंदोलन में कूद गए। आप ये बताइए, वो भी तो, उन अधिवक्ताओं को भी तो लोग घृणा की नजर से देखते थे, जिन्होंने आधी रात को एक आतंकी के लिए कोर्ट खुलवाई थी। ये बार बार पत्थरबाजों के लिए, बुरहान वानी के लिए, सबके लिए क्यों आ जाते हैं? और दूसरी बात, जिसको मारा गया वो भी एक अधिवक्ता था, उमेश पाल भी एक अधिवक्ता ही थे। आपकी बात में जोड़ रहा हूं मैं। उमेश पाल की मृत्यु पे या विकास दुबे की मृत्यु पे समाजवादी का कोई ट्वीट नहीं आया, कभी ये टीवी पे नहीं आए, मगर ये जाति विशेष, धर्म विशेष पे जो टीवी पर आते हैं, ये केवल वोटों की खेती इनका लक्ष्य रहता है। और बेशर भी देखिए, पत्थरबाज के लिए आ जाते हैं, अफजल गुरु के लिए आ जाते हैं, लगातार इस देश के छाती पर घाव करने को आमने सामने कीजिए। जी सतीश जी कंटिन्यू कीजिए। सतीश जी कंटिन्यू कीजिए। तो मुझे लगा कनेक्शन करके नहीं आप, इसीलिए ये वो पार्टी जो कह रहे हैं कि कानून में व्यवस्था है,
निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और सालों तक उस नाम पर श्रेय लेकर वोट लेने वाले ये लोग बताएंगे कानून को कैसा व्यवहार करना चाहिए था, प्रशासन को, पुलिस को उस समय कैसा व्यवहार करना चाहिए था। जब आमने सामने दो गुटों और आमने वो सामने अपराधी गोली चला रहा हो तो क्या गुलाब का फूल दिया जाएगा? उसको सही जिस तरह पुलिस ने जहां पहुंचाना था वहां पहुंचा दिया है। प्रमोद जी देखिए, ये सेंटिमेंटल बात में मेरे मित्र तमाम बच्चों की अगर कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति तो उस समय के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी प्राथमिकता से कानून व्यवस्था की बनानी है। और जहां तक एनकाउंटर की बात है, आप बार बार आप भी कह रही हैं कि मैंने बहुतों के इंटरव्यू लिए हैं, एनकाउंटर फेक है या नहीं है तय करना मेरा काम नहीं है, ये न्यायालय का काम है। फेक काउंटर अगर है तो गलत है, सही एनकाउंटर है तो उसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन तो देखिए, अब आपने समझदारी की बात की कि अगर एनकाउंटर फेक है तो भी इसकी जांच होनी चाहिए, सच है तो इसकी भी जांच होगी। सवाल ये है कि जांच से पहले ही ये सवाल क्यों खड़ा कर दिया गया कि एनकाउंटर गलत है? जांच का तो इंतजार करना चाहिए था, इतनी बेचैनी क्यों? यही मेरा प्रश्न था। आइए, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। और प्रमोद जी, आई एम सॉरी मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया, आपके ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपका ऑडियो ठीक कराते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं और फिर वेदभूषण जी के पास भी चलेंगे, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है। अगर किसी माफिया का आतंकी कनेक्शन निकलता है तो ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत घातक है। इन सब के बीच बड़ा प्रश्न ये है कि अगर किसी माफिया का, स्थानीय माफिया का, जो देश के अंदर, सीमा के अंदर है, उनका कनेक्शन पाकिस्तान से होता है, पाकिस्तान के आतंकियों से होता है, तो ये देश के लिए कितना बड़ा खतरा है। इस बात को हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं समझ पा रही हैं? आइए एक बार फिर से पैनलिस्ट के पास चलते हुए ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं और वेदभूषण जी आपके पास अब आती हूं, क्योंकि आपकी टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण होगी। देखिए, राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक का प्रतिक्रियाएं आएंगी, बयानबाजी होगा, लेकिन इन सब के बीच जब ऐसा एनकाउंटर होता है तो इस एनकाउंटर को क्राइम के नजर से ही देखा जाना चाहिए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक ऐसा माफिया जो खुद ये स्वीकार कर रहा है कि उसके कनेक्शन पाकिस्तान में बैठे हुए लश्कर से है, आईएसआई से है, दाऊद इब्राहिम जैसे मोस्ट वांटेड जो हमारे दुश्मन हैं उनसे हैं, और अगर ये कनेक्शन सामने आता है तो भारत की अंदरूनी जड़ को कितना कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। वेदभूषण जी देखिए, लावणी जी, अतीक और उसका परिवार आम अपराधी नहीं है। कल उनके खिलाफ 2 मुकदमे और हो गए, 162 मुकदमे हो गए। जो असद की अम्मी जान भागी हुई है, शाइस्ता परवीन, उनके खिलाफ भी 3 मुकदमे हैं। तमाम जितने भी परिवार में मेंबर है, कोई ऐसा दूध का धुला हुआ नहीं जिसके खिलाफ मुकदमे नहीं है। अब आते हैं जो अतीक, जिनके बारे में तमाम डिबेट हो रही है। 1168 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ईडी ने उनकी दिखाई है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, सबको सुनाई देना चाहिए। 1168 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। 50 से ऊपर शेल कंपनीज हैं उनकी। 102 किसानों की प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्री उनके कब्जे में है। कैसे ली गई है तो बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगेगा। उसके अलावा जो उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो किसी छिपी नहीं। 5 बार समाजवादी पार्टी के एमएलए रहे और इतने मजबूत एमएलए रहे हैं कि हाई कोर्ट के वकील और जज उनके खिलाफ खड़े होना में डर लगता था उनको। हाई कोर्ट के जस्टिस ने उनका मुकदमा लेने से मना कर दिया, क्योंकि उनको डर था कि कहीं उनका खात्मा ना कर दिया जाए या उनको धमकी दी गई थी। एक तरफ जहां इतना पैसा, धन, बाहुबली, और उसके बावजूद उस पॉलिटिकल जो संरक्षण था, वीआईपी ट्रीटमेंट था। जो उनकी पत्नी थी जब जेल में थी तो बिरयानी उनकी पसंद की उनसे घर से बनकर जाती थी और कार की कोई चेकिंग नहीं होती थी। जितना देर वो चाहे ओवरनाइट रुकना चाहे तो जेल में रुक सकती थी। ये उनका इतिहास है। अब जो एनकाउंटर पर सवाल पैदा किए जा रहे हैं, अब उस पर आते हैं। असद जो है था जिस मोटरसाइकिल पर, उसका कोई नंबर नहीं है, पता नहीं कैसे मोटरसाइकिल उनको मिली। 48 राउंड क्रॉस फायरिंग हुई है। 48 राउंड, रिपीट कर देता हूं। उसके अलावा जो जिसके जिम्मेदार थे, जो भागा हुआ था, भगोड़ा था, कितने दिन से भगोड़ा था, 5 लाख रुपए इनाम था। जो उसका साथी मोटरसाइकिल पर चला था, जो भी गन डाउन हुआ है या एनकाउंटर या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कह सकते हैं उसको, उसके खिलाफ 6 मुकदमे थे। गुलाम मोहम्मद के खिलाफ, वो भी बहुत शरीफ आदमी नहीं था, 6 मुकदमे लेकर चल रहा था, जिनमें मर्डर का भी मुकदमा था। असद को जिस तरह से घेरा गया, ये आज लावणी, भीमराव अंबेडकर जी का आज पूरा हिंदुस्तान उनको याद कर रहा है।
क्योंकि उन्होंने इस देश का कानून लिखा था। इस देश का कानून कहता है कि एक आम आदमी को, लावनी को, वेदभूषण त्यागी जी को और मुझे सबको अधिकार है कि हम सेल्फ डिफेंस का अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। वो दो पुलिस वालों को दिन दहाड़े मार दे, एक वकील को मार दे जो कि एक अहम गवाह था उस मुकदमे का, जिसकी परिणति बाद में सजा में होनी थी, उसको दिन दहाड़े मार दे। उसके मारने पर कोई हंगामा नहीं बरपा, कुछ नहीं हुआ कि, और बल्कि भर्त्सना की गई। यूपी पुलिस को लताड़ा गया कि फेल हो चुकी है यूपी की पुलिस, मुलजिमों को पकड़ नहीं पा रही। खुलेआम सरेआम प्रयागराज के अंदर मर्डर हो रहा है, पुलिस वालों को मारा जा रहा है और पुलिस हाथ पर हाथ रख के बैठी है। अब देखिए इंतहा, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज की बेशर्मी। मैं इसको वो नहीं बोलूंगा, मैं इसको बेशर्मी बोलूंगा कि थोड़ा ऐसे टाइम पर चुप भी रहा जा सकता था। जब उसको घेरा गया, जो उसके पास से, जो भी आप ISI कनेक्शन की बात कर रही थी, उसके पास जो वेपन मिले हैं, इंपोर्टेड वेपन मिले हैं, लावनी जी आप और त्यागी जी आप लोग नहीं ला सकते वो। अब वो बताएगा कहां से आए थे, वो बताएंगे, अतीक बताएंगे कैसे उनके कनेक्शन थे पाकिस्तान से, कैसे वो लाने में कामयाब हो गए। मेरा तो कहना है इसमें NIA द्वारा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि अब इसके लिंक जो है इंटरनेशनल लिंक इनके एस्टेब्लिश हो रहे हैं, पाकिस्तान लिंक हो रहे हैं। पाकिस्तान हमारा एनिमी कंट्री था, है और रहेगा। तो इन तमाम पक्षों की जानकारी पूरे देश को होनी चाहिए कि ये जो हथियार, ठीक है वेदभूषण जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बीच में रखे और यही सबसे महत्वपूर्ण है। प्रमोद जी, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जब अपराधी फरार थे तो विपक्षी पार्टियां कह रही थी कि पुलिस नाकाम है, पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। आज जब पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया, क्योंकि कोई भी एनकाउंटर उसके पहले कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ SOPs होती हैं, उन्हें फॉलो किया जाता है। ये थोड़ी है कि बस सामने मिले और गोली मार दी। वेदभूषण जी ने भी बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ चीजों को बताया, तो इसके बावजूद भी आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि चित भी अपनी हो, पट भी अपनी हो? प्रमोद जी, अभी आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज प्रमोद कम है, कोई डिस्टर्बेंस है। अच्छा, अभी वेदभूषण, अभी तो आप मुझे सुन पा रहे होंगे प्रमोद जी? अभी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, अब बोलिए। ठीक है, अभी आपने वेदभूषण जी को सुना, उन्होंने बड़े ही विस्तार से बताया कि देखिए ऐसी परिस्थितियां होती है, कोई सामने वाला बदमाश है, वो गोलियां चला रहा है, वो क्रॉस फायरिंग कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि खाली पुलिस पहुंची और उसने गोली मार दी। और वो अपराधी जो मोस्ट वांटेड थे, जिनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनके हाथ में सोफिस्टिकेटेड हथियार थे, SOPs फॉलो की गई होगी इस एनकाउंटर से पहले। ये थोड़ी है कि बस एनकाउंटर कर दिया। यहां सवाल ये उठता है कि पुलिस वाले काम करें तो भी बुरे, ना करें तो भी बुरे। ये कैसी राजनीति है सर? ऐसी राजनीति पुलिस क्या करती है, क्या नहीं करती है, मुझसे आप बेहतर जानते हैं भूषण जी। मैं इनको यहाँ काउंटर करने के लिए नहीं हूँ। मैं तो केवल एक बात कह रहा हूँ, पुलिस के बारे में मैं कहूँ वो बेहतर बात नहीं। मुझे भी डर लगता है पुलिस से, कब क्या कर दे पुलिस, मैं खुद डरता हूँ। इसलिए पुलिस के बारे में बहुत ज्यादा आपके लोकप्रिय चैनल के मंच पर मैं नहीं कहूंगा। तो लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, कब आप उनको सवालों के घेरे में खड़ा कर दे। अभी तो आप ही लोग उनके एनकाउंटर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। पुलिस वाले भला आदमी डरता है पुलिस से, और भला आदमी डरता है। ये भी रिटायर्ड पुलिसमैन है, हो सकता है मध्य प्रदेश में ये भी तजुर्बा हासिल कर सकते, PS ऑफिसर है, हर डर। और दूसरी बात यह है, अगर आत्मबल अगर है भारतीय संस्कृति में, वैदिक मान्यताओं में आत्मबल के बहुत मायने हैं। इनका आत्मबल भी अगर जागता है तो ये भी महसूस करते होंगे। रही बात एनकाउंटर की, एनकाउंटर में क्या लिखा जाता है मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है। मैं एनकाउंटर में क्या रिजल्ट आते हैं वो भी मुझे मालूम है। लेकिन मेरा कहने का आशय ये है, अब लिंक आपका नहीं रहा, लिंक नहीं आ रहा मेरे उसमें। आपकी आवाज आ रही है, आप दिख भी रहे हैं सर। आप प्लीज अपनी बात 20 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिए। आप दिख भी रहे हैं, आपकी आवाज भी आ रही है। अब आपकी कमारी खैर, मैं कह रहा हूं कि इन्होंने क्या कहा मैं सुन नहीं पाया हूं, लेकिन इन्होंने जो कहा होगा मैं समझ पा रहा हूं कि पुलिस को क्या कहना चाहिए। पुलिस हमेशा एनकाउंटरों को उसको डिफेंड करती है, और मैं एनकाउंटर पे नहीं जा रहा हूं, मैं आपकी उस भावना पे जा रहा हूं जिसमें ये डिबेट आपने इस पे की है कि क्या अपराधियों को बचाना चाहिए, नहीं बचाना चाहिए, लेकिन कानून का भी पालन होना चाहिए। और अपराधी किसी धर्म, किसी वर्ग, किसी जाति के हों, सबके
के खिलाफ बराबर पालन किया जाना चाहिए, और अगर कोई देशद्रोही निश्चित रूप से वो माफी के काबिल नहीं है, लेकिन उस पर जांच करा के होना चाहिए। किसी भी जाति से हो, उसके अगेंस्ट अपराधी है, आतंकी है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो यही तो सवाल है, यही तो सवाल है कि 40 सालों तक जिसका साम्राज्य रहा, उस अतीक अहमद के बारे में आज तो सब कोई नहीं जान रहे ना। 17 साल की उम्र में जिसने पहला मर्डर किया हो, जिसकी तूती बोलती हो, जिससे थर-थर लोग कांपते हो, जो कब्जा करने के लिए जाना जाता हो, जो एक्सटॉर्शन मनी के लिए जाना जाता हो, जो हत्याएं कराने के लिए जाना जाता हो, 40 सालों तक उस पर कोई कन्विक्शन ही नहीं होता, वो कन्विक्टेड ही नहीं होता है। सबसे बड़ा सवाल तो यह, और वो भी ऐसे समय में जब आप लोगों की तरफ से ही राजनीति में उन्हें आने के लिए एक बड़ा आधार दिया गया हो। सतीश लखेरा जी, आपके पास आते हुए देखिए, ये चर्चा अभी रुकने वाली नहीं है। चुनावी वर्ष है, लोकसभा चुनाव तो 2024 में है, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं, और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि देखिए चुनावी एनकाउंटर है। लावणी जी, इलाहाबाद के फिरोज तांगेवाला का बेटा, उनके बारे में कोई कुछ नहीं। 17 साल में जो पहली बार पुलिस के रिकॉर्ड में आ गया था, हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया था, 1100 करोड़ कहां से आए? आम आदमी मेहनत करके कितना कमा सकता है, व्यवसाय करके कितना कमा सकता है, मगर एक व्यक्ति जिसको सीधे प्रश्रय दिया गया, समाजवादी पार्टी ने उसके एहसान भी चुकाने थे। 95 में स्टेट गेस्ट हाउस कांड में जिस तरह मायावती को घेरा गया था और सारे असले, सारी भीड़ लाने की जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनके नाम लंबे समय तक अखबारों और मैगजीनों में छपते रहे, ऐसे व्यक्ति को सांसद बनाना, विधायक बनाना, पार्टी से गया तो वोट बैंक के लिए उसको दोबारा बना के फिर पार्टी में आया और आकर के फिर सांसद बना। ऐसे व्यक्ति के प्रति मोह तो हो गई। भाई और चारे का मतलब क्या है? इनका भाई कौन है और चारा कौन है, इसको तो स्पष्ट करें। केवल सेलेक्टिव अगर ये अपराध को लेकर एक्टिव होंगे, कौन मौत हुई है और अपराधी कौन है, उसका खानदान केवल सेलेक्टिव होकर एक्टिव होंगे, आपने सही कहा, सेलेक्टिव होकर एक्टिव होंगे तो इसका रिएक्शन जो आएगा, वो जनता जो रिएक्शन देगी, उसका आकलन इनको करना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल थैंक यू सो मच। आप सभी का समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन अब हम इस चर्चा को आगे भी, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जो खत्म अभी इतनी जल्दी होने वाला नहीं, इस मुद्दे पर हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। कुल मिलाकर जिस तरह से अतीक अहमद का आतंकी कनेक्शन निकल रहा है, ऐसे में अब एटीएस भी बड़ी फहरिस्त लेकर पहुंची हुई है अतीक के सामने, और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि अतीक का पाकिस्तान में किनके के साथ कनेक्शन है, और भारत के अंदर जिस तरह से भारत की अंदरूनी स्थिति को, जड़ों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, माफियाओं के साथ साठगांठ करके, आतंकियों की साठगांठ करके, अभी भारत के अंदर और कौन कौन से ऐसे जयचंद हैं और कौन से ऐसे खुखार अपराधी हैं जिनका कनेक्शन अतीक से है, और ये कनेक्शन भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है। ये सब कुछ जानने की कोशिश होगी। एनआईए जांच की भी मांग उठ रही है। क्या होता है इस दिशा में हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। सही किया है, बहुत सही किया। गंदा काम करने वाले हैं, सबको जिंदगी भर को याद आ जाएगा।